कोन्यू डॉट एच किया, कोन्यू डॉट एच करने के बाद आपने यूजिंग नेम स्पेस लिखी std, और यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, यहाँ पे सपोज आपने स्टार्ट कर दी। अब क्वेश्चन पे जाते हैं हम। क्वेश्चन है कि डिफाइन अ क्लास फ्लाइट विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। इसका मतलब है यू हैव टू डिफाइन अ क्लास विद द नेम ऑफ फ्लाइट। तो आपने क्या लिखा, क्लास को डिफाइन करने के लिए आपने क्लास लिखा, और यहाँ पे आपने फ्लाइट के नाम पे क्लास बना ली, और एवरी क्लास शुड एंड विद अ सेमीकोलन। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो? नो सर। नो सर। ओके, आफ्टर दैट यू कैन सी द डाटा मेंबर्स फॉर फ्लाइट क्लास। यहाँ पे देखें मुझे डाटा मेंबर्स क्या है, फ्लाइट नंबर, और द टाइप ऑफ फ्लाइट नंबर विल बी इंटीजर। 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 तो यहाँ पे आपने क्या लिया, यहाँ पे फ्लाइट नंबर को आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। यहाँ पे आपने इंटीजर लिया, इंट फ्लाइट नंबर एटसेट्रा, उसके बाद फ्लोट आपने लिया डिस्टेंस, फिर आपने लिया फ्लोट फ्लोट, उसके बाद और क्या था, डिस्टेंस और फ्यूल 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 रिक्वायर्ड, तो वो आपने लिखा यहाँ पे। यहाँ पे आपने क्या, इसका आपने ये लिखा फ्यूल रिक्वायर्ड। ठीक है, उसके बाद आपने और क्या है, एनीथिंग एल्स, शिफ्ट नेम और डेस्टिनेशन, ये है 10 करेक्टर्स अरे। जब भी 10 करेक्टर्स आ जाए इट मींस कि इट्स अ करेक्टर अरे। ठीक है, ये क्या है, ये करेक्टर अरे है। फॉर दैट पर्पस आप यूज करेंगे यहाँ पे करेक्टर और शिफ्ट नेम, 10 करेक्टर के आपने वो ले ली। आफ्टर दैट आपने यहाँ पे 10 करेक्टर के बाद बाकी क्या था, डेस्टिनेशन, और डेस्टिनेशन जो थी वो आपकी 10 करेक्टर्स की थी। यहाँ तक समझ आए? जी सर, आ गई। दीज ऑल द डाटा मेंबर्स, या इनको हम मेंबर वेरिएबल्स भी बोलते हैं। ठीक है, और ये बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं। प्राइवेट। बाय, और यहाँ पे क्लास में उसने लिखा हुआ है कि दीज मेंबर्स आर द प्राइवेट मेंबर्स, सो these members are the private members. You don't need to put any access specifiers before these members. तो आपको यहाँ पे प्राइवेट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिख देते हैं तब भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद वो ये बोलता है कि एक आपने बनाना है कैलकुलेट फ्यूल का एक फंक्शन बनाना है। ये नजर आ रहा है आपको? जी सर, आ रहा है। It means कि a member function to calculate the value of fuel as per the following criteria, and its data type क्या है, return type क्या है, float है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे गए, जाने के बाद आपने यहाँ पे लिखा फ्लोट टोटल फ्यूल, और आपने एक फंक्शन को डिफाइन कर लिया। फंक्शन को डिफाइन करने के बाद आपने उसके अंदर क्या लिखा, कंडीशंस लिखी। अब बताता है इफ द डिस्टेंस इज लेस देन 1000, फ्यूल जो होगा वो कितना चाहिए होगा आपको, 500। अब इसका मतलब आपकी रिटर्न टाइप क्या है, फ्लोट है। इट मींस कि यू हैव टू रिटर्न सम वैल्यू। आपने लिखा यहाँ पे डिस्टेंस, डिस्टेंस जो है वो अगर ग्रेटर देन 1000 है, यही था ना? जी सर, ग्रेटर देन है, ये लेस देन, सॉरी लेस देन लेस देन 1000 था, then it will give us क्या देगा,
500 फ्यूल 500 लीटर, इट मींस कि यहाँ पे जो आपकी रिटर्न टाइप है वो फ्लोट है, देन यू हैव टू रिटर्न अ सिंगल वैल्यू, फॉर दैट पर्पस यू विल पुट हियर रिटर्न 500.0। ठीक है, जहां तक समझ ना आई हो। समझ आ गई? यस सर। जी जी आगे सर। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि मोर देन 1000 एंड लेस देन 1800 फ्यूल विल बी 900। 90 इट मीन्स के इट इज एन अदर कंडीशन। ठीक है, इट इज एन अदर कंडीशन। अगर आपके पास दो से ज्यादा चॉइसेस आती हैं, ये दो से ज्यादा चॉइसेस आती हैं, फॉर दैट पर्पज यू विल यूज विच कंडीशनल स्ट्रक्चर। आप क्या यूज करेंगे? इफ करेंगे, इफ एल्स इफ करेंगे, या वेरी गुड? हम If else यूज if करेंगे इफ एल्स इफ। आपने यहां पे लगाया एल्स इफ, और आपने लिखा डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन 1000 है, ग्रेटर देन 1000 है, एंड ये जब आप एंड लगाते हैं तो इट मींस कि इट्स अ कंपाउंड कंडीशंस, एंड कंपाउंड कंडीशंस विल बेस ऑन all conditions inside condition operator या inside condition syntax। तो ये सारी कंडीशंस पे बेस कर रही होती है। ये डिस्टेंस ये है, और डिस्टेंस जो है वो 1800 से छोटा है। अब इसका मतलब है ये कंडीशन कब ट्रू होगी? जब ये दोनों कंडीशंस जो है वो ट्रू होगी। इफ की कंडीशन तब ट्रू होगी जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, एंड इट विल रिटर्न 900.0 फ्यूल लीटर। ठीक है, आफ्टर दैट how many choices are available? You can see more than 1800 and less than 2200 fuel will be 1100, means if else else if distance greater than 1800 and distance less than less than 22 200। ठीक है, and fuel will return, and this function will return us 1100.0 return। जहां तक किसी को समझ ना आई हो। सर ऊपर क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं लगाई। जज़ाकल्लाह, बताने का शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पे आपने एंड आफ्टर दैट वो कहता है कि एंड मोर देन 2200 फ्यूल विल बी 1300। आप यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद आपने यहाँ पे लिखा इट्स अ लास्ट कंडीशन, else so you can put here else condition, return क्या 1300.0 लीटर। ठीक है, यहां तक किसी को समझ ना आई हो। एंड दिस फंक्शन इज अ प्राइवेट मेंबर और पब्लिक मेंबर? public सर private public member public function क्या है? कितने बच्चे कहते हैं पब्लिक? सर ये पब्लिक है। वेरी गुड इरफान, वेरी गुड इरफान। अगर आप पब्लिक लिखेंगे तो ही ये पब्लिक होगा, अदरवाइज ये क्या रहेगा? प्राइवेट रहेगा। बिकॉज आपने प्राइवेट लिखा यहाँ पे, प्राइवेट लिखने के बाद नीचे वाले सारे के सारे जो भी आप डिफाइन करेंगे वो उसके करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाई कैलकुलेट फ्यूल इज अ प्राइवेट फंक्शन, इज अ प्राइवेट मेंबर। ठीक है, समझ आई? जी सर।
एडिशन में भी यही लिखा हुआ होगा, अगर आप क्लास में देखें तो ये एक प्राइवेट मेंबर है। इट मीन्स कि यू कैन नॉट एक्सेस दिस मेंबर आउटसाइड द बॉडी ऑफ क्लास। ठीक है, समझ आई? जी सर। याद, ओके। अब उसके बाद जो पब्लिक मेंबर है, पब्लिक मेंबर के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? पब्लिक मेंबर लिखना पड़ेगा। तो पब्लिक मेंबर्स के लिए आपने यहाँ पे क्या लिखा? सॉरी, यहाँ पे आपने लिखा पब्लिक मेंबर के लिए, आप यहाँ पे गए, इस फंक्शन के बाहर आपने लिखा पब्लिक। तब तक आप पब्लिक मेंबर क्लास के नहीं बना सकते जब आप एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक यूज नहीं करते। तो पब्लिक और प्राइवेट में आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए। उसके बाद लोग बोलते हैं कि आपका जो ये एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है जिसकी आर्गुमेंट लिस्ट के अंदर, आर्गुमेंट लिस्ट वो होती है जो आप पैरेंथेसिस यूज करते हैं, पैरेंथेसिस, ये जो छोटी ब्रैकेट यूज करते हैं इसको आप आर्गुमेंट लिस्ट बोलते हैं फंक्शन की। तो आर्गुमेंट लिस्ट के अंदर कोई भी आर्गुमेंट या पैरामीटर या वेरिएबल ना हो, ठीक है, उसको आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। या आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की एक और भी डेफिनेशन है कि अगर आपका जो आर्गुमेंट लिस्ट है उसके अंदर जो आर्गुमेंट्स हैं या पैरामीटर्स हैं वो सारे के सारे डिफॉल्ट पैरामीटर्स हो। डिफॉल्ट पैरामीटर्स वो होते हैं जिनको आप वैल्यू आर्गुमेंट लिस्ट के अंदर ही डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना और ये लिखा हुआ है कि डिटेल टू अलाउ द यूजर टू एंटर द वैल्यूज फॉर फ्लाइट नंबर, डेस्टिनेशन, शिफ्ट नेम एंड डिस्टेंस। इसका क्या मतलब है? एक्सेप्ट द नंबर। एक्सेप्ट द नंबर का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्टर होता क्या है? सबसे पहले मुझे ये बताएं। जिसकी कोई डेटा टाइप नहीं होती। जी, पहला पॉइंट लिखिए, ये देखें, ऐसा फंक्शन है जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। यहाँ पे आप वाइड लिखें, कोई भी चीज लिखें, आपको एरर मिल जाएगा। फ्लोट लिखें, इंटीजर लिखें, ये देखें आपको एरर मिलेगा। नजर आ रहा है यहाँ पे? यस सर। कोई भी इसकी डाटा टाइप नहीं होती। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट क्या था? तो इसका नेम है, अब ये देखो, इसका जो नाम है ये वही होता है जो कि क्लास का नाम है। मिसाल के तौर पे आपने कंस्ट्रक्टर ये डिक्लेयर कैसे होता है? पैरेंथेसिस लगाने से? ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, जिस तरह बाकी फंक्शन डिफाइन होता है वैसे ही ये डिफाइन होते हैं, लेकिन इसकी कोई रिटर्न टाइप आप नहीं लगाते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी पूछें। सर मैंने वो क्या कहते हैं आउटसाइड द बॉडी क्या कहते हैं कंस्ट्रक्टर पढ़ा था, क्या कहते हैं उसका जो तो डिक्लेयर तो क्लास के अंदर ही होता है लेकिन उसका डाटा क्लास से बाहर होता है। तो क्लास के बाहर वाली जो हमने जी क्लास जी पहले लिखी जी होती मैं, है वो तो प्राइवेट अच्छा होती है, लेकिन जो बाहर लिखा होता है उस बाहर वाला कंस्ट्रक्टर है उसका डाटा एक्सेस कर सकता है क्योंकि वो तो पहले ही प्राइवेट है क्लास। जी जी अच्छा, ये जो अगर आप देखें ये स्लाइड में मैं ये जो सारी चीजें करवा रहा हूँ ये इसी चीज से करवा रहा हूँ जो आपने अभी क्वेश्चन किया कि आपने कहीं पे देखा कि उसने फंक्शंस को बाहर डिफाइन किया हुआ था, उसने कंस्ट्रक्टर को क्लास के बाहर लिखा हुआ था कि पूरी की पूरी डेफिनेशन जो थी वो क्लास के बाहर डिफाइन की हुई थी। यही आप कह रहे हैं ना? जी ये सारा पढ़ाने का, ये जो कोड लिखने का मकसद ही सिर्फ ये है कि जब मैं कोड लिख लूंगा आपके सामने फिर मैं आपको स्लाइड से वो उसके मुताबिक ना करके दिखाऊंगा। अच्छा, और क्वेश्चन आपका ये था कि सर हम उन कंस्ट्रक्टर को या कंस्ट्रक्टर के अंदर या फंक्शन के अंदर हम प्राइवेट मेंबर्स एक्सेस कर रहे होते हैं आउटसाइड द बॉडी ऑफ क्लास, यही क्वेश्चन था ना? यस यस। मुझे सिर्फ ये बता दें, क्या ये जो फंक्शंस होते हैं, ये जो फंक्शंस होते हैं, क्या ये क्लास का हिस्सा होते हैं या नहीं होते? सर पहले तो डिक्लेयर करना पड़ता है ना। जी जी, क्लास में अगर डिक्लेयर करेंगे तो ही आप उनको बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं उन फंक्शंस की मदद से। अदरवाइज आप किसी और फंक्शन में
या किसी और जगह पे प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते। आप प्राइवेट मेंबर्स को सिर्फ और सिर्फ यूज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ यूज कर सकते हैं क्लास के अपने फंक्शंस के अंदर। ठीक है, मैं अभी करके दिखाऊंगा ये चीजें। अच्छा जी, ये सारे चीज करने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको पहले कोड से मैं समझाऊं। अगर मैं स्लाइड से समझा देता तो फिर वो मेरे लिए अच्छा ना होता, ना आपके लिए अच्छा होता। अच्छा, उसके बाद ये लिखा हुआ है कि वो कहता है कि अलाउ टू एंटर वैल्यूज फॉर फ्लाइट नंबर। इट मींस के ये आप वैल्यू को इनिशियलाइज करवा रहे हैं, ऐसे ही है ना। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन अगर आप पढ़ें, कंस्ट्रक्टर का पहला पॉइंट ये बताता है कि उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। दूसरा पॉइंट बताता है कि उसका नाम वही होता है जो कि क्लास क्लास का का नाम होता है। अगर आप यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये लिखेंगे तो आपको एरर मिलेगा, मिल रहा है ना, जी सर। क्योंकि इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे फ्लाइट लिख दिया, जो यहाँ पे फ्लाइट लिखा तो यहाँ पे एरर नहीं मिलेगा, क्योंकि उससे पता चल गया कि ये एक कंस्ट्रक्टर है। समझ आ गई ये? तीसरा पॉइंट ये था कि ये इट इज यूज टू इनिशियलाइज वैल्यू, वैल्यू वैल्यू ऑफ डाटा मेंबर्स। ये डाटा मेंबर्स की वैल्यू को इनिशियलाइज इनिशियलाइज। करने का इस्तेमाल होता है। चौथा पॉइंट ये था कि ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, जब भी इसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक मेंबर फंक्शन है, लेकिन इसको आप डॉट ऑपरेटर लगा के कॉल नहीं करते। ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा के आप कॉल नहीं करते। ये कब कॉल होता है? ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं या जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो। ठीक है, ये आपने पढ़ा। और उसके बाद सर जी 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 जल्दी पूछिए, इतना टाइम नहीं है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। नेट इशू है? अब ये देखो, मैंने बोला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर होता है जिसके अंदर आर्गुमेंट में कुछ भी नहीं होता। सर ये ये आर्गुमेंट आपने थर्ड पॉइंट कंस्ट्रक्टर का क्या बोला? इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज डाटा डाटा मेंबर्स, मेंबर्स। डाटा मेंबर्स। आप डाटा, सर क्योंकि आप जी डाटा जी 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 पूछें, जल्दी पूछें। अच्छा, ये जो चीज है ये देखिए, आर्गुमेंट लिस्ट भी होती है, ये आर्गुमेंट लिस्ट होती है। ये जो फंक्शन आप यूज कर रहे होते हैं, ये आपको नजर आ रहा है? जी सर आ रहा है। सर ये आर्गुमेंट लिस्ट होती है, ये वाली। इसके अंदर अगर आप कोई भी आर्गुमेंट यूज नहीं किया तो इस कंस्ट्रक्टर को क्या बोलते हैं आप? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब सर क्वेश्चन, पैरामीटर्स भी कहते हैं इन्हें। इसके अंदर जो आप चीज लिखोगे, पास करोगे, ये पैरामीटर है। इसको पैरामीटर भी बोलेंगे, आर्गुमेंट भी बोलेंगे, इसको वेरिएबल भी बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप जो वेरिएबल लिख रहे हैं, ये डिफाइन कर रहे हैं, ये पैरामीटर पास कर रहे हैं, ये आप आर्गुमेंट लिस्ट के अंदर पास करें। ये जो चीज है ये आर्गुमेंट लिस्ट है, ये वाली। ठीक है, अगर आर्गुमेंट लिस्ट के अंदर कोई भी चीज नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, तो उस कंस्ट्रक्टर को आप क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, कोई भी आपने वैल्यू पास नहीं की। ठीक है, समझ आई है या नहीं आई? जी सर आ गई है। आगे ओके, अब वो बोल रहे हैं कि भाई ये क्या करता है। अब आर्गुमेंट तो नहीं है। अलाउ द यूजर टू एंटर वैल्यूज फॉर फ्लाइट नंबर, डेस्टिनेशन, शिफ्ट नेम एंड डिस्टेंस। इसका मतलब है ये यूजर से कह रहा है कि वैल्यू आप एंटर करें। अब यूजर की मर्जी है, वो चाहे सी इन की मदद से कर दें या इनिशियलाइज कर दें। तो मैं कहता हूं कि आप सी इन की मदद से कर लें ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। आपने लिखा एंटर, please enter the value of flight number। तो यहाँ पे आपने लिया फ्लाइट नंबर। यहां तक किसी को कोई इशू? नो सर।
आप ये तरीका भी कर सकते हैं, इनिशियलाइज का ये भी तरीका होता है, ये इनिशियलाइजेशन होता है कि आप डायरेक्ट वैल्यू दे दो उसको, मैंने लास्ट टाइम भी आपको लैब में बताया था, ठीक है। Yes, आप sir. सी इन करके दे दें या डायरेक्ट वैल्यू उसको इनिशियलाइज कर दें, आपकी मर्जी है। लेकिन आप डायरेक्ट अगर इनिशियलाइज करेंगे तो जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा, हर एक ऑब्जेक्ट सेम वैल्यू रख रहा होगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की, समझ रहे हैं? अब यहाँ पे आपने फ्लाइट ये कर दिया, इसके बाद आपने लिखा प्लीज एंटर डिस्टेंस, आपने डिस्टेंस ले लिया, ये भी यूजर ही एंटर करेगा। अच्छा जी, उसके बाद क्या था? सर ये हम कंस्ट्रक्टर डाटा मेंबर की वैल्यू लेने के लिए करते हैं। जी, डाटा मेंबर्स की वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं या वैल्यू स्ट्रीम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सर डॉट ऑपरेटर से भी तो कर सकते हैं। डॉट ऑपरेटर से भी कर सकते हैं। कहाँ पे कर सकते हैं डॉट ऑपरेटर से? जैसे पिछले प्रोग्राम प्राइवेट में कर सकते हैं, पब्लिक में नहीं। चलिए मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूँ, चलिए छोड़ दें। आपने मैंने ये काम कर दिया, आप इसको ना, आप इस चीज को यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ, 2-3 तरीके। आप इसको डिस्टेंस की डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने वैल्यू दे दी है ये वाली, मिसाल के तौर पे आपने ये दे दी है, अब ये क्या कर रहे हैं आप? इनिशियलाइज कर रहे हैं ना? यस इनिशियलाइज ही कर रहे हैं ना? Yes, sir. अच्छा, क्या इसके अलावा डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने का कोई और मेथड है कंस्ट्रक्टर के अलावा? Initialization list. जी, Initialization list. वेरी गुड, इनिशियलाइजेशन लिस्ट। लेकिन इनिशियलाइजेशन लिस्ट जो होती है वो आप यूज करते हैं या आप उसके अलावा दूसरा कौन सा मेथड यूज करते हैं? Constructors, sir. कंस्ट्रक्टर का। तो हम यूज कर रहे हैं इसमें Constructors, sir. कंस्ट्रक्टर। क्या आप डायरेक्ट इनिशियलाइज कर सकते हैं मेंबर्स को क्लास के अंदर? डायरेक्ट इनिशियलाइज कर सकते हैं? Sir. कर सकते हैं सर। नहीं कर No, सकते sir. भाई, 3 नहीं बार मैं कर पहले सकते, बता चुका हूं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी उसे उसे मेमोरी नहीं एलोकेट की हुई। वेरी गुड, मेमोरी एलोकेट तब होती है जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ये ऑटोमेटिकली ये फंक्शन जो होगा ये कॉल हो जाएगा, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। और जब ये कॉल हो जाता है तो जो भी वैल्यू इसके अंदर लिखी हुई होती है वो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाती है उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ये आपने कर लिया। उसके बाद आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे वो शिफ्ट नेम मांग रहा है और डिस्टेंस मांग रहा है, डेस्टिनेशन मांग रहा है और शिफ्ट नेम मांग रहा है। फॉर दैट पर्पस आपने क्या यूज किया? अब आपने यहाँ पे लेना है शिफ्ट नेम। शिफ्ट नेम के लिए आपने कहा प्लीज एंटर द शिफ्ट नेम। अब ये जो शिफ्ट नेम है ये आपके पास क्या है? ये करेक्टर अरे है, और जब आपके पास करेक्टर अरे होती है तो आप क्या यूज करते हैं? सी इन डॉट इग्नोर सीन डॉट गेट लाइन। वेरी Get गुड। line। और सी इन डॉट गेट लाइन क्यों यूज करते हैं? सी इन क्यों नहीं यूज किया सिर्फ मैंने? सर इसमें फिर जो सर स्पेस वो के बाद गेट लाइन इसलिए यूज करते हैं वो पूरी लाइन गेट करे। वेरी गुड, हम इस वजह से यूज करते हैं ताकि वो जो हम ब्लैंक स्पेस के बाद वाली वैल्यू भी देते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने लिखा शिफ्ट नंबर 1, तो ये शिफ्ट भी शो करेगा, नंबर भी शो करेगा और 1 भी शो करेगा। ब्लैंक स्पेस के बाद वाली वैल्यू को भी शो करेगा। और इसी तरह आपने यहाँ पे दूसरी वैल्यू ली डेस्टिनेशन, शिफ्ट नेम ले लिया आपने, उसके बाद आपने ले लिया डेस्टिनेशन, और डेस्टिनेशन के लिए आपने यहाँ पे लिखा ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन?
यहाँ पे सीन दोबारा इग्नोर लिखने की जरूरत है भी और नहीं भी है, आपकी मर्जी है। अच्छा, उसके बाद जो लिखा हुआ है वो कहता है कि एंड कॉल कैलकुलेट फंक्शन टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे वो कहता है कि एक आपने यहाँ पे फ्यूल रिक्वायर्ड, इसको आपने इनिशियलाइज कर दिया कैलकुलेट फ्यूल की मदद से, कल ये फंक्शन को कॉल करो और उससे जो भी वैल्यू आएगी वो किधर जाएगी, फ्यूल के अंदर। फ्यूल रिक्वायर्ड भी एक आपका डाटा मेंबर है, ठीक है, समझ आई? अच्छा जी, सर लास्ट वाला पॉइंट मुझे समझ नहीं आया, एक बार दोबारा से बताओ। ये वाला पॉइंट जी सर। ये देखें, वो ये कह रहा है कि भाई आप ऐसा करो, एक फंक्शन को कॉल करो, ये उसी के अंदर कह रहा है, कंस्ट्रक्टर के अंदर कह रहा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर कह रहा है। वो कह रहा है कि कॉल फंक्शन कॉल कैलकुलेट फ्यूल टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल। जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, ये देखें, जब मैंने यहाँ पे कैलकुलेट फ्यूल कॉल किया, कैलकुलेट फ्यूल को कॉल किया, तो ये मुझे एरर देगा। क्या एरर देगा बताओ? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो फंक्शन है, ये देखो मुझे कोई चीज वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना, यस सर। कैलकुलेट फ्यूल। अब ये वैल्यू अगर आप इस फंक्शन पे जाएं तो देखेंगे ये रिटर्न कर रहा है 1300, रिटर्न कर रहा है 1100, रिटर्न कर रहा है 900 और रिटर्न कर रहा है 500। तो आप देख सकते हैं वहां से वैल्यू अगर कोई रिटर्न होके आ रही है, उसको आपने कहीं पे स्टोर भी तो करना ही है ना, या उसको आपने सी आउट करना है या स्टोर करना है। तो जी सर। स्टोर करने के लिए आपने क्या लिखा है यहाँ पे, फ्यूल रिक्वायर्ड जो है ये आपका एक वेरिएबल था, उसके अंदर आपने ये बता दिया कि आपको इतना फ्यूल चाहिए होगा जब डिस्टेंस ये होगा तो, ठीक है जी सर ठीक। तो ये आपने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी फ्यूल रिक्वायर्ड को भी। और उसके बाद वो कहता है कि एक और फंक्शन है, उसका नाम है शो डाटा। शो डाटा जो है एक फंक्शन है और ये क्या करता है, ये आपका सी आउट कराएगा वैल्यू। सबसे पहले आप मिसाल के तौर पे आपने कहा डेस्टिनेशन, उसके बाद आपने स्पेस दे दी, स्पेस देने के बाद आपने यहाँ पे आपने डिस्टेंस लिखा, डिस्टेंस के बाद आपने यहाँ पे स्पेस दे दी सपोज, और यहाँ पे आपने लिखा